दोस्तों, मिस्र के साम्राज्य के बारे में यूं तो बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि हमें पता है, लेकिन बहुत सारी बातें आज भी राज हैं। मिस्र साम्राज्य के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित रही है कि मिस्र में औरतें हमेशा से शासन में रही थीं और मिस्र के ताकतवर मर्द भी इस पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां के मर्द औरतों से हमेशा कमजोर रहे हैं। आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम आपको मिस्र की रानियों के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिनसे आज भी आप अनजान हैं। दोस्तों, आप में से 99% लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी। YouTube और कई तरह के साइट्स से गुमराह हुए लोगों को बता दें कि मिस्र की पहली महिला शासक हैटशेपसूट थीं, जिसे पूरे मिस्र साम्राज्य की सफलता का कारण माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो हैटशेपसूट ने मिस्र को कला से अवगत कराया था। हैटशेपसूट अपने समय की बहुत पक्की थी। अगर उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है किसी काम के लिए, तो वो काम उसी समय पर होना चाहिए, वरना सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। जब हैटशेपसूट फिरौन बनी थी, तो उस समय मिस्र के साम्राज्य में मर्दों का किरदार केवल बच्चे पैदा करना और कुछ सामाजिक फैसले करना ही था। बाकी का काम मिस्र की ताकतवर महिलाएं ही करती थीं। और सिर्फ साम्राज्य में ही नहीं, मिस्र की आम जनता में भी यही हाल था। घर के सारे बड़े फैसले महिलाएं ही लेती थीं। हैटशेपसूट के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्र की एक सबसे बड़ी रहस्यमयी महिला थी। उसके जीवन के बारे में मिस्र के लेखों में जो भी लिखा है, वो उसकी जिंदगी का शायद 50% भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हैटशेपसूट जब सोकर उठती थी तो उठने के बाद वो सबसे पहले नहाती थी और फिर एक बड़ी अष्टधातु की थाली में करीब 108 तरह की चीजों को रखती थी। इन 108 तरह की चीजों में सिर्फ फूल ही समझ आते थे, बाकी की चीजें किसी को नहीं समझ आती थी कि वो क्या हैं। और वो मिस्र में बने एक बड़े फिरौन के मंदिर में जाकर पूजा करती थी। लोगों की माने तो उसे पूजा करने में आधा दिन लगता था। लोगों को उसके इस रूप से डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें डर तब लगता था जब पूरे साल में एक मध्य का दिन आता था। उस दिन पूरे आसमान में चांद दिखाई नहीं देता था, जिसे अब हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि उस दिन हैटशेपसूट कई लोगों की बलि देती थी, लेकिन उसे आज तक कभी किसी ने अपनी आंखों से ऐसा करते हुए नहीं देखा था। लोग इस बात का अनुमान ऐसे लगाते थे क्योंकि जब वो पूजा से वापस आती थी तो उसके कपड़ों पर काफी खून लगा होता था और बाल किसी चुड़ैल की तरह बिखरे होते थे। वो अमावस्या का दिन इसलिए चुनती थी क्योंकि संस्कृतियों और पुराने लेखों के अनुसार अमावस्या वो दिन होता है जब हमारे पूर्वज हमारी सुनते हैं। हैटशेपसूट हमेशा से मिस्र को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो मिस्र की सभ्यता को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी इन सारी चीजों का उपयोग मिस्र की तरक्की के लिए किया और उसने अपने पूर्वजों से कला और सभ्यता का विकास मांगा और मिस्र को जीने की एक पहचान दी। मिस्र अब फूलने फलने लगा था। हैटशेपसूट को मिस्र की सबसे खतरनाक रानी के रूप में देखा जाता है। उसने अपने ही भाई से शादी की थी। वो अपने आप को अमर करना चाहती थी। मिस्र वासियों के मुताबिक हैटशेपसूट के कक्ष में दक्षिण दिशा की ओर एक होल था जो कि उसे एक अलग दुनिया से जोड़ता था, और वो होल हैटशेपसूट के मन से काम करता था, जहां से हैटशेपसूट मनचाहा धन निकाल सकती थी। इसलिए उसने अपने शासन में कभी धन के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ पूजा और काले जादू पर ध्यान दिया। लेकिन एक दिन उसके कमरे में बने होल से आग निकली, जिसमें उसका कमरा और सारी चीजें जल गईं और हैटशेपसूट के साथ साथ उससे जुड़ी हुई हर चीज खत्म हो गई। जब हैटशेपसूट की मृत्यु हुई और मिस्र की गद्दी दूसरे फिरौन के हाथों में गई, तो मिस्र के लिए यह समय बहुत खराब था, क्योंकि अभी तक उनकी जड़ें उनके पूर्वजों से जुड़ी हुई थीं। लेकिन अब कोई फराओं या फिरौन पूर्वज की पूजा नहीं करता था। सिर्फ लड़ाइयां गद्दी के लिए होती थीं। इस दौरान मिस्र के राजवंशों के समय में काफी बदलाव हुए। अभी तक जो भी हमने आपको बताया, ये सब पुराने मिस्र साम्राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके बाद मिस्र का जो समय आया वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसे हम सब मिडिल किंगडम ऑफ इजिप्ट कहते हैं। मिस्र में मध्य युग के दौरान वैसे तो कई सारी पावरफुल रानियां हुई, लेकिन नेफरतीती
और क्लियोपेट्रा इस समय की सर्वश्रेष्ठ और सबसे पावरफुल रानियां थीं। दोस्तों, नेफरतीति की बात करें तो इतिहासकारों के मुताबिक नेफरतीति को क्लियोपेट्रा से कम ताकतवर माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हैटशेपसूट के बाद अगर मिस्र के इतिहास में कोई ताकतवर महिला हुई तो वो नेफरतीति ही थी। मिस्र की गद्दी को पाने के लिए उसने जितनी मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत तो उसने मिस्र की रानी बनने के बाद की। उसने फाराओ एमिनोटेप IV को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने के बाद जब मिस्र का साम्राज्य अपने हाथों में लिया तो उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो हो गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब मिस्र एक शक्तिशाली राज्य है जिसे चलाने के लिए और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में जब नेफरतीति रानी बनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, उससे चीजें खराब होने लगी थीं। इसलिए उसने मिस्र के पुराने बने पुस्तकालय की कुछ किताबों को ढूंढा, क्योंकि उसने पुरानी मिस्र के इतिहास की क्वीन हैटशेपसूट के बारे में सुना था। जब नेफरतीति ने पुस्तकालय में रखी किताबों को पढ़ा तो उसे पता चला कि मिस्र के राजवंश में जादू का एक बड़ा अहम योगदान है, जिसके मुताबिक उसे अगर मिस्र के राजवंश में एक सफल रानी बनना है तो उसे गद्दी पर बैठने से पहले एक उल्लू को काटकर उसका गला जमीन में गाड़ना होगा और उसके खून को किसी आदमी को पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। और ऐसा नहीं है कि रानी को एक बार ऐसा करना होगा, बल्कि उसे कई बार ऐसा करना होगा। काले जादू की किताब के मुताबिक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी कई तरह के घिनौने उपाय थे, लेकिन नेफरतीति ने इसे ही अपनाया, क्योंकि उस समय उल्लू आराम से मिल जाते थे। दिन में थोड़ा समय महल और राजमंत्रियों को देने के बाद वो शाम को अक्सर कसाई खाने में जाती थी। शुरुआत में अपने हाथों से उल्लुओं को काटना नेफरतीति को अजीब लगता था, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि सत्ता एक ऐसी लालच है जिससे अच्छों का दिमाग डगमगा जाता है। कसाई खाने से निकलने के बाद वो महल में खाना खाती थी और हर रात एक नए मर्द की तलाश में रहती थी, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां भी बढ़ानी थी। लेकिन किसी भी मर्द के साथ वो पूरी रात नहीं बिता सकती थी, क्योंकि ऐसा करने वाली रानियों को सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर वहां जाना होता था, जहां पर उन्होंने उल्लू के कटे हुए सर को गाड़ा होता था। दोस्तों, ऐसा करना किसी महिला के लिए आसान काम नहीं था, और यही कारण था कि मिस्र पर राज करने वाली हर रानी के संबंध अनगिनत मर्दों से हो जाते थे। नेफरतीति जैसी सुंदर रानी मिस्र के पूरे शासन में हुई ही नहीं थी। शुरुआत में जब उसे कुछ नहीं पता था तो वो दूध से नहाती थी और ब्लैक माम्बा सांप के खाल से बने एक खास तेल को अपने बदन पर मलती थी, जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती थी। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि क्वीन हैटशेपसूट अपने सौंदर्य को संवारने के लिए कुछ और भी करती थी, तो उसने वो काम भी करने शुरू कर दिए। दोस्तों, अभी तक ये सब जो भी होता था या फिर जो भी काम नेफरतीति करती थी वो मिस्र राजवंश के अंदर रहकर करती थी। लेकिन फिर मिस्र के इतिहास का सबसे काला समय आया जब रानी क्लियोपेट्रा का शासन सामने आया। उसे पहले से ही काली किताब के बारे में पता था और मिस्र के महल में आते ही उसने मिस्र के पूरे साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में करने के लिए शुरुआत से इंसान की बलि देना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के अलावा वो हर 3 दिन में कसाई खाने में देखी जाती थी, जहां पर वो उल्लुओं को काटती थी। मिस्र के लेखों के अनुसार क्लियोपेट्रा हर दिन सूर्य के डूबने के बाद एक आदमी को मारती थी। दोस्तों, वैसे तो क्लियोपेट्रा को कहानियों में बहुत सुंदर बताया गया है, लेकिन असलियत कुछ और है। असल में वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका शरीर ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर आकर्षित हो जाता था। उसकी छाती बाहर की तरफ काफी उभार लिए हुए थी, उसका शरीर एकदम भरा हुआ था। अपने आप को सुंदर बनाने के लिए वो हर बार एक नए मर्द की तलाश में रहती थी, क्योंकि किताबों के अनुसार अगर मिस्र के तख्त की कोई भी रानी ऐसा करती है तो उसके रंग और रूप और उसकी शक्ति में वृद्धि होती थी। क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी थी जो कि क्वीन हैटशेपसूट के बाद सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हम सब ने बचपन में पढ़ा था कि मिस्र के फराओं को मम्मी के रूप में रखा जाता था। वो इसलिए क्योंकि मिस्र की प्राचीन किताबों के आधार पर लगातार कई जानों के बदले आप अपनी और अपने किसी भी चाहने वाली की जिंदगी को वापस ला सकते थे। दोस्तों, मिस्र के इतिहास में रानियां और भी कई हुई थी, लेकिन क्वीन हैटशेपसूट, नेफरतीति और क्लियोपेट्रा जैसी रानी इजिप्ट के इतिहास में दोबारा नहीं हुई, क्योंकि इन्हें काले जादू के बारे में सब पता था। दोस्तों, मिस्र की रानियां और मिस्र की पूरी सभ्यता
अतः सागर की भांति है, जिसमें एक बार डुबकी लगाने पर आप और गहराइयों में जाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं। धन्यवाद।